सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि इस साल 4 नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं। एक तो नॉर्सेट का, एक एसजीपीजेई का, एक यूपीओएमएस का, एक बीएफयूएचएस फरीदकोट का। तो इन चारों एग्जाम्स के रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज प्लान की हुई है एंड ये 4th पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए एंड वहां पर आपको 3 पार्ट का लिंक मिल जाएगा एंड ये 4th पार्ट है। तो चलिए इस 4th पार्ट को शुरू करते हैं। चलते मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर हम जो भी इन चारों एग्ज़ाम के रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम सबसे पहले आप सभी तक पहुंचा देंगे। चाहे वो एडमिट कार्ड के रिलेटेड हो, चाहे वो रिज़ल्ट के रिलेटेड हो, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देन मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आंगनवाड़ी वर्कर असेस द माल न्यूट्रिशन स्टेटस बाय। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर है एंड उसने माल न्यूट्रिशन स्टेटस असेस करना है, तो वो कैसे असेस करेगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नॉर्सेट 2022 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है एंड आगे भी पूछा जा सकता है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर है तो उसने माल न्यूट्रिशन स्टेटस असेस करना है चिल्ड्रन का, तो वो कैसे असेस करेगी? क्या वो वेट फॉर हाइट से असेस करेगी, या फिर हाइट फॉर एज से असेस करेगी, या फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है वेट फॉर एज से असेस करेगी, या फिर डी में दिया हुआ है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस? क्या वो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को मेज़र कर माल न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करेगी? तो आपको क्या लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएं। तो भाई जो बोल रहे हैं डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। एंड जो बोल रहे हैं ए ऑप्शन वेट फॉर हाइट, तो ये भी नहीं होगा। एंड जो बोल रहे हैं बी ऑप्शन, तो वो भी नहीं होगा। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेट फॉर एज। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो माल न्यूट्रिशन स्टेटस को कैसे असेस करती है? वेट फॉर एज के अकॉर्डिंगली माल न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। एंड देन मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो कौन सा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को एंड प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न? तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा? क्या वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होगा, या फिर ई होगा, या फिर एम होगा, या फिर ए होगा? तो कौन सा होगा जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है? तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। बाकी सारे नहीं करते, लेकिन एक इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा? जो बोल रहे हैं आईडी डी ऑप्शन बोल रहे हैं वो गलत होंगे। जो बोल रहे हैं सी ऑप्शन गलत। जो बोल रहे हैं बी गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आईजीजी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है ना वो क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न को। ओके, देन मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल फेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो भाई कौन सा जो मोस्ट डिफ़िकल्ट फेस होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट फेस कौन सा होगा नर्स का इन पेशेंट रिलेशनशिप में? तो क्या ओरिएंटेशन फेस डिफ़िकल्ट होगा, या फिर वर्किंग फेस डिफ़िकल्ट होगा, या फिर टर्मिनेशन फेस डिफ़िकल्ट होगा, या फिर इंडक्शन फेस डिफ़िकल्ट होगा? तो कौन सा फेस डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल फेस होगा नर्स का इन पेशेंट रिलेशनशिप में? ठीक है, तो कौन सा डिफ़िकल्ट होगा? तो जो बोल रहे हैं इंडक्शन फेस भाई गलत होंगे आप। एंड जो बोल रहे हैं ओरिएंटेशन फेस गलत होंगे। जो बोल रहे हैं बी ऑप्शन वर्किंग फेस, तो वो भी गलत होंगे। एंड जो बोल रहे हैं टर्मिनेशन फेस, ठीक है, टर्मिनेशन फेज इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट्स ओरिएंटेशन एंड रिकॉल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने पेशेंट की जो ओरिएंटेशन है एंड रिकॉल को कैसे असेस करना है, किस स्केल से हम असेस कर सकते हैं, ठीक है, किस टेस्ट को यूज़ कर कर हम असेस कर सकते हैं जो पेशेंट की ओरिएंटेशन है एंड उसकी रिकॉल है। तो ओरिएंटेशन होता है कि भाई वो बंदे का देखना है कि क्या वो ओरिएंट है अपने इन्वायरमेंट की तरफ, क्या उसको पता है कि मैं कहाँ पर हूँ एंड क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों यहाँ पर रखा हुआ है, उसे कहते हैं हम ओरिएंटेशन। एंड रिकॉल होता है कि हमने उसको कुछ बोले एंड वो वापस से रिपीट करे, कुछ हमने वर्ड्स दिए उसको एंड उसने याद रखने हैं, हम उससे फिर से पूछेंगे तो फिर वो वही जो आंसर दे जो हमने उसको पहले दिया था, तो उसे कहते हैं रिकॉल। ओके, एंड तो इसमें कौन सा जो टेस्ट है जो हम यूज़ करेंगे जिससे हम ओरिएंटेशन एंड रिकॉल पेशेंट में असेस कर सकते हैं? क्या हम बैक डिप्रेशन स्केल, क्या बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी से करेंगे, या फिर थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट से करेंगे, या फिर हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यूज़ करेंगे, या फिर हम डी ऑप्शन में दिया है मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी, क्या हम इसका इस्तेमाल करेंगे? तो जो लोग बोल रहे हैं भाई डी ऑप्शन भाई गलत होगा, जो ए बोल रहे हैं बैक डिप्रेशंस के इन्वेंटरी, तो ये भी गलत होगा। जो बोल रहे हैं बी थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा सी, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये 30 पॉइंट का होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो MMSC भी इसे कह देते हैं हम। अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई हो तो वहाँ पर बहुत अच्छे से कराया जाता है साइकेट्री में ये MMSC। तो 30 पॉइंट स्केल होता है। हम जो वो भी बनाते होते हैं इस पर केस प्लान, केस स्टडी भी बनाते होते हैं हम MMSC पर। जब हम साइकेट्री के बनाते होते हैं केस स्टडी तो उसमें हम MMSC मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते होते हैं पेशेंट का। तो 30 पॉइंट का ये स्केल होता है एंड ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ओरिएंटेशन एंड रिकॉल में। तो और भी बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन जो इन्होंने पूछा कि ओरिएंटेशन एंड रिकॉल हम किस में यूज़ करते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, तो ये नॉर्सेट 2023 में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि भाई 30 पॉइंट स्केल कौन सा होगा, 30 पॉइंट स्केल कौन सा होगा। नॉर्सेट 2023 का जो 3 जून को एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें इन्होंने पूछा था कि भाई जो मिनी मेंटल, ये नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा 30 पॉइंट जो स्केल है जो हमने कॉग्निटिव असेसमेंट करनी है पेशेंट की, तो वो कौन सा होगा। एंड ऑप्शन उन्होंने इसी तरह से ऑप्शन दिए हुए थे, एंड जिसको पता होता है भाई भी 30 पॉइंट स्केल मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में होता है, तो भाई उसने तो सही किया होगा एंड बाकियों ने गलत। तो जो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो ये 30 पॉइंट का होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ओके, देन मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पेशेंट कम्स इन डिप्रेस कंडीशन, पेशेंट्स पेरेंट्स गिव history of patient being continually sad and suicidal attempts and not eating, sleeping for the most of the time the treatment is। तो जो पेशेंट है, ठीक है, उसके पेरेंट बोल रहे हैं, जो मेन की पॉइंट हम वो उठा लेते हैं। उसके पेरेंट बोल रहे हैं भाई पेशेंट सैड रहता है एंड उससे सुसाइडल अटैम्प्ट्स आते हैं एंड वो कुछ खाता पीता नहीं है, ना ही अच्छे से सोता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा पेशेंट का? तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या हम उसको सेडेटिव देंगे, या फिर हम उसको एंटीसाइकोटिक देंगे, या फिर एंटी डिप्रेसेंट देंगे, या फिर ECT। ECT होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ओके, तो ECT की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मैं आपको ECT पर फुल टॉपिक कराऊंगा, ये कैसे हमने उसको जो लीड्स होती हैं कहाँ पर हमने प्लेस करनी है हेड की, तो इस पर हम एक फुल टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। एंड क्या क्या हमने देना है उसको। इंजेक्शंस भी होते हैं, 3 इंजेक्शन होते हैं, मसल रिलैक्सेंट एंड जो भी अट्रोपिन एंड एंटी एनेस्थेटिक, जो भी ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं ECT पर, मैं सबको आपको डिटेल में समझाऊंगा ECT के बारे में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसमें है जो पेशेंट है वो सैड रहता है, सुसाइडल अटैम्प्ट्स यूज होते हैं उसे एंड खाता पीता नहीं, क्या हम उसे क्या देंगे हम ट्रीटमेंट? तो
तो जो उसका मेन ट्रीटमेंट होगा, जो बोल रहे हैं डी गलत सेडेटिव दे देंगे, गलत भी भाई वो सोता नहीं है तो उसे सेडेटिव दे दो, नहीं ये नहीं होगा। एंड सी एंटीसाइकोटिक जो बोल रहे हैं ये भी नहीं होगा, जो डिप्रेशन बोल रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में हम कहाँ पर देते हैं, जब पेशेंट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी जैसे होते हैं, ठीक है, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जैसे होते हैं उसको भी हम देते हैं, एंड जिसको ऐसे सुसाइडल अटेम्प्ट्स आते हैं एंड कॉन्टिन्यूस सैड होता है, ये मेन डिप्रेशन की साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो उसको भी हम ECT देते हैं। इस पर मैं फुल टॉपिक आपको इस पर रिवाइज कराऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। ECT कैसे हमने एडमिनिस्टर करनी है एंड क्या क्या इसमें ड्रग्स देते हैं हम ECT में, सबका मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। देन सो आप सभी प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी इन चारों एग्ज़ाम के रिलेटेड, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो रिज़ल्ट हो, कट ऑफ हो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी तो हम आप सभी को सबसे पहले पहुंचा देंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देन मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो भाई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करनी है तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, क्या हम मूड एंड अफेक्ट चेक करेंगे, या फिर हम जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर चेक करेंगे, या फिर स्पीच देखेंगे, या फिर हायर कॉग्निटिव फंक्शन देखेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है भाई, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम करने जा रहे हैं पेशेंट की, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा क्या करेंगे हम, जो हायर कॉग्निटिव जो बोल रहा है डी ऑप्शन भाई सही होगा, हायर कॉग्निटिव फंक्शन तो ये नहीं होगा, जो बोल रहा है स्पीच असेस करेंगे ये भी नहीं होगा, जो बोल रहा है मूड एंड अफेक्ट चेक करेंगे ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, बिहेवियर एंड अपीयरेंस हम पेशेंट का चेक करते हैं जो फर्स्ट स्टेप में भी, भाई वो कैसा, उसने बाल बूल अच्छे से वॉश किए हैं, क्योंकि आपको पता है जो डिप्रेसिव पर्सन होता है, ठीक है, वो ऐसे अच्छे से नहीं रहता, उसके बाल बूल भी ऐसे उसके बिखरे होते हैं एंड कपड़े कुपड़े भी वो अच्छे से नहीं पहनता, नहाता नहीं है, ठीक है, एंड सैड रहता है सारा दिन। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप होता है हमने उसकी जनरल अपीयरेंस देखनी है, ठीक है, भी वो हाइजीनिक है या फिर नहीं। तो जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, भी भाई वो उसने हाइजीन मेंटेन करके रखी है, अपने नेल्स उसने काटे हैं, ठीक है, और भी ऐसे हम जो देखते हैं एक पेशेंट में सारा का सारा हमने उसकी मेनली जहाँ पर आ जाती जनरल अपीयरेंस में उसकी हाइजीन है। भी जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर नहीं रखते, तो हमने उसकी ऐसे जनरल अपीयरेंस है उसके हमने देख कर ही देख लेना है भाई उसने क्या उसकी जनरल अपीयरेंस है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, फर्स्टली जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो हमसे सीधा से चिल्ला रहा है हम पे जब हमने उसको बुलाया, तो कैसे वो बात कर रहा है या फिर कामली बात कर रहा है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आस्किंग पेशेंट अबाउट डेट मंथ ईयर वुड हेल्प टू असेस। तो एक पेशेंट है, हमने उसको पूछा भाई डेट कितनी है, आज महीना कौन सा है एंड ईयर कौन सा चल रहा है। तो ये हम क्यों पूछते हैं एक पेशेंट को, मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये किस लिए पूछते हैं, क्या हम उसका डिलीरियम चेक करते हैं, नहीं, क्या हम उसका परसेवरेशन चेक करते हैं, नहीं, क्या हम उसकी जजमेंट चेक करते हैं, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओरिएंटेशन, इससे हम उसकी ओरिएंटेशन चेक करेंगे, भाई उसको पता है कि आज की क्या डेट है, वो ओरिएंटेड है अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड के नहीं है। तो इसके हम उसकी ओरिएंटेशन चेक करेंगे, ईयर कौन सा है, ठीक है। तो इससे पूछ सकते हैं कि भाई तू यहाँ पर कब आया एंड कितने दिन हो गए तुझे यहाँ पर। तो इससे हम उसकी ओरिएंटेशन चेक करते हैं, इन तीनों से, डेट मंथ ईयर से हम उसकी ओरिएंटेशन चेक करते हैं, ओके। जब एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पेशेंट इज़ प्रिपेयरिंग टू गिव बाथ टू एडमिटेड पेशेंट विद पेरिनियल प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द पेशेंट। तो एक पेशेंट है भाई,
उसको हम बात देने जा रहे हैं, उसको पेरिनियल प्रॉब्लम है, विद पेरिनियल प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, हमने उसको बात देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विद द पेशेंट हेल्प, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की बात लिखी हुई है, तो हमने कौन सी उसको बात देंगे जो कि उसको हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो कौन सी होगी बात, जो एक पेशेंट है उसको पेरिनियल प्रॉब्लम है, तो किस टाइप की हम उसको बात देंगे। तो क्या हम उसको बेड बात देंगे? नहीं। क्या हम उसको सेल्फ बात विद मिनिमल हेल्प देंगे? नहीं, नन ऑफ द अबव आने नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थेराप्यूटिक बात। अ पेशेंट विद पेरिनियल प्रॉब्लम गिव्स थेराप्यूटिक बात। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है एंड सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन नॉर्सेट 2023 का एग्ज़ाम में जो सितंबर में होना है उसमें देखने को मिल सकता है। तो हम पढ़ लेते हैं। एन एंटीनेटल मदर इज़ एडमिटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ एक्लैम्शिया, what will be the loading dose of MgSO4 given to the patient। तो आप सभी को पता होगा कि एक एंटीनेटल मदर है, उसका एक्लैम्शिया हुआ पड़ा है। एक्लैम्शिया होता है जब बीपी भी बढ़ जाता है एंड उसको साथ में कन्वल्जन्स हो, उसको हम बोलते हैं एक्लैम्शिया। एंड उसको हम देनी है MgSO4 देना है हमने, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हमने उसको देना है। तो हम कैसे देंगे, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि हम उसको 4 ml को मिक्स करेंगे, मैग्नीशियम MgSO4 को हम 16 ml में मिक्स करेंगे, ठीक है। क्या हम 4 ml जो है 4 ml MgSO4 लेंगे एंड 16 ml NS में मिक्स करेंगे, या फिर हम 8 ml MgSO4 लेंगे एंड उसको हम मिक्स करेंगे 12 ml NS में। एंड क्या हम MgSO4 6 ml लेंगे एंड उसको मिक्स करेंगे 14 ml में, या फिर हम 2 ml लेंगे एंड उसको मिक्स करेंगे 18 ml NS में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और समझा दूंगा इसके रिलेटेड क्या आ सकते हैं। तो जो बोल रहे हैं भाई डी ऑप्शन, ठीक है, कि भाई डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर के 2 ml हम लेंगे एंड MgSO4 एंड 18 ml में मिक्स करेंगे, तो भाई गलत होगा। जो बोल रहे हैं सी 6 ml एंड 14 ml NS, गलत होगा। जो बोल रहे हैं ए 4 ml एंड 16 ml NS, गलत, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 ml हमने लेना है MgSO4 एंड 12 ml हमने लेना है NS। आपने कभी ये इंजेक्शन लगाया है तो मुझे कमेंट्स में बताएं MgSO4 का एक्लैम्शिया पेशेंट को। तो मैंने तो लगाया हुआ है ये इंजेक्शन एंड आपने अगर लगाया हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो हम जो सीजर्स होते हैं ना, पेशेंट को सीजर्स आते हैं, आपको सभी को पता होगा, कन्वल्शन सीजर्स जो एक्लैम्शिया में आते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम MgSO4 देते हैं। एंड MgSO4 का ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि MgSO4 हम जब दे रहे हैं पेशेंट को, तो हमने कुछ एक ड्रग होता है उसको हमने साथ ही साथ वो रेडी रखना है, ठीक है, भी हमारे वार्ड में वो प्रेजेंट होना चाहिए ड्रग, अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती है। तो MgSO4 की टॉक्सिसिटी को हम कैसे असेस करते हैं, वो असेस करते हैं हम नी जर्क रिफ्लेक्स से, ठीक है। नी जर्क हम घुटने पर चेक करते हैं, उसको हम देखते हैं कि उसकी जो नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो फिर डोज सही है, उसकी टॉक्सिसिटी नहीं हुई। लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है, नी रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि जो MgSO4 है उसकी टॉक्सिसिटी हो चुकी है, तो हमने जो डोज है उसको रोक देना है। एंड इसका जो एंटीडोट क्या होगा ये भी पूछ लेते हैं आपको, भाई MgSO4 का एंटीडोट क्या होगा। एंड ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि MgSO4 हम पेशेंट को दे रहे हैं एंड वार्ड में हमारे एक कोई ड्रग कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए जब हमने MgSO4 पेशेंट को देना है, ठीक है। तो कौन सा ड्रग होगा MgSO4 का एंटीडोट, तो वो होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है MgSO4 का एंटीडोट। ये आप रिमेंबर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि MgSO4 का एंटीडोट क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके,
एंड इसका जो मैंने बता दिया हमने कैसे पेशेंट को देना है। हमने 8 ml MgSO4 लेना है एंड 12 ml हमने NS भरनी है एंड टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ml। ओके एंड 20 ml हम 10 की जो सिरिंजेस होती है उसमें भरकर हम IM देते हैं। ये IM इंजेक्शन देना है एंड बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है ना, जो मोस्टली जो देते हैं वो डॉक्टर देते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर वहाँ पर प्रेजेंट है एंड उन्होंने हमें कह दिया तो फिर हमने डॉक्टर की प्रेजेंस में ये देना है इंजेक्शन। ठीक है, डॉक्टर की प्रेजेंस में हमने ये MgSO4 इंजेक्शन देना है एंड आप सभी देख लेना। एंड जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो तो दे देते हैं, लेकिन जो अभी आप न्यूली वर्क कर रहे हो एंड आपको कह दे भी भाई MgSO4 इंजेक्शन देकर आ तू एंटीनेटल मदर को, तो आप मत देना, क्योंकि आपने एक डॉक्टर की प्रेजेंस में ये MgSO4 इंजेक्शन देते हैं हम पेशेंट को। ओके एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। 8 ml हमने MgSO4 लेना है, 12 ml NS लेना है एंड इसका मैंने एंटीडोट भी बता दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट होता है। एंड हमने इसकी टॉक्सिसिटी कैसे चेक करनी है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नी जर्क रिफ्लेक्स से हमने इसकी टॉक्सिसिटी चेक करनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आप नर्सिंग के एग्ज़ाम्स दोगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 4-5 बता दिए जो इसके रिलेटेड MCQs बन सकते हैं, तो इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। MgSO4 के रिलेटेड जो भी MCQ आता है ना वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए, तो इससे बाहर कोई MCQ नहीं आएगा अगर MgSO4 पर कोई भी MCQ आया। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन ये क्वेश्चन मैंने ले लिया एक नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स का ले लिया। ठीक है, तो जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा इनमें से, क्या वो मीन होगा या फिर मोड होगा या फिर रेंज होगा या फिर मीडियम होगा। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, तो वो होता है जो बोल रहा है ए गलत, सी गलत, डी गलत, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। रेंज इज़ द मेजर्स ऑफ डिप्रेशन। तो ये नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पर लिखा होता है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो ऐसे पूछ सकते थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको पता होगा कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं वो होते हैं मीन, मोड, मीडियम। तो ये तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है एंड जो रेंज है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी। एंड देन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। एंड इन चारों एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट का लिंक शो हो रहा होगा, इसको क्लिक करो एंड थर्ड पार्ट भी चेक कर लो जिसने अभी तक थर्ड पार्ट नहीं दिखा। एंड यहाँ पर आपको मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। So thank you for watching this video. Please subscribe my YouTube channel for latest updates.